सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर की चर्चा। कहा, कोरोना वॉरियर से दुर्व्यवहार करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जयपुर अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के विरोध पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा, जनभावनाओं को भड़काने की कोशिश न करें, कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज की आवश्यकता। जयपुर के बस्ती में लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार के निर्देश पर मनरेगा मजदूरों ने काम किया शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग समेत सैनिटाइजर का भी किया गया इस्तेमाल। जयपुर में लॉकडाउन के बीच जेलों में कैदियों से परिवारों की मुलाकात के लिए नया सिस्टम हुआ शुरू। ई मुलाकात सिस्टम के जरिए रोजाना 20 से 25 कैदियों की कराई जाती है मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रैपिड टेस्ट किट के नतीजे संदेहास्पद निकले हैं, क्योंकि भारत सरकार के आईसीएमआर ने जो किट मंगवाए वो फॉल्टी निकले हैं। पता नहीं किस दिशा में कोविड-19 जाएगा। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले जांच में हम कहीं नहीं टिकते हैं। ऐसी स्थिति में हम रैपिड टेस्ट के माध्यम से आगे बढ़ने की सोच रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो स्थिति नहीं आ रही है। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि कोविड मामूली जंग नहीं है। राजस्थान में मॉडिफाई लॉकडाउन के बाद प्रदेश में सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। जैसलमेर जिले में सबसे पहला केस पोखरण में मिला था, वो अब निगेटिव हो गया है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालिम मोहम्मद ने कहा कि पोखरण में फैलने से रोकने के लिए नियंत्रित किया जा रहा है। आमजन से अपील भी है। आपको बता दें कि सालिम मोहम्मद पोखरण से विधायक है। इस पर सालिम मोहम्मद ने क्या कहा, मैं खुद पूरी तरह से निगरानी कर रहा हूं। उन्होंने कहा, इस पर और क्या कुछ कहा उन्होंने। मंत्री सालिम मोहम्मद से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। कोरोना को लेकर के राजस्थान सरकार पूरी तरह से लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से कोरोना को ख़त्म किया जाए। लॉकडाउन चल रहा है, फिलहाल मॉडिफाइड लॉकडाउन कर दिया गया है। इससे तमाम जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो लोगों को मिलती रहे और हल्की फुल्की छूट दे दी गई है। लेकिन कोरोना को ख़त्म करने के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। राजस्थान सरकार के मंत्री भी संवेदनशील है, हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के मंत्री अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालिम मोहम्मद जी। इनसे बातचीत करेंगे। सालिम मोहम्मद जी, राजस्थान सरकार संवेदनशील है, किस तरह से कोरोना को ख़त्म करने के लिए सरकार काम कर रही है? तो जब पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये जो कोरोना की महामारी है, इस महामारी से एक दहशत और लोगों में भय सा माहौल हो गया। फर्स्ट जब लॉकडाउन हुआ तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने लोगों से अपील की और तमाम लोगों ने उस अपील को माना और पूरे फर्स्ट लॉकडाउन की पालना भी की। अब सेकेंड लॉकडाउन 2 शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता बड़ी समझदार है। मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की, देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील की, लोग उसकी पालन कर रहे हैं। जो भी भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने एडवाइजरी जारी की, उस एडवाइजरी के जरिए लोग उसी हिसाब से रह रहे हैं। और सबसे ज़रूरी है, यदि हमें देश को बचाना है, राजस्थान को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, देशवासियों को बचाना है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी होगा। हमारे उठने बैठने का, हर चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। यदि हम सरकार की एडवाइजरी की पालना नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से दूसरे देशों में ये महामारी इतनी ज़्यादा फैली है, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी ये महामारी फैल जाएगी। तो अभी तक मैं समझता हूँ जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर कंट्रोल की स्थिति है, कुछ जिलों के अंदर ज़रूर ये महामारी आई, जो लोग कुछ बाहर से आए उसकी वजह से, पर जो लोग इस महामारी की चपेट में आए, संक्रमण में आए, वो लगभग मैं समझता हूँ सभी लोग चिन्हित हो चुके हैं। और सरकार का ये प्रयास है कि जो लोग संक्रमण में आए हैं उन्हें किस प्रकार से इस चेन को ख़त्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ इस प्रकार के मिले लोग तो उनको चिन्हित भी किया गया और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो लास्ट जो चेन है वो चेन ख़त्म हो चुकी है। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम के अंदर राजस्थान में इतना आगे कोरोना नहीं बढ़ेगा। आप पोखरण से विधायक है, पोखरण में एक केस आया था, पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद उसका इलाज किया गया, नेगेटिव हो गया है, और वहाँ पर कुछ स्थितियाँ किस तरह की फिलहाल? देखो, वहाँ पर वार्ड नंबर 1 पोखरण और बड़ली, उजला और गोमट 4 ऐसे हॉट स्पॉट थे। तो जैसे ही एक व्यक्ति का हमें पता चला तो प्रशासन ने पूरा, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने वहाँ के कलेक्टर, एसपी से वीसीबी की और तुरंत रूप से वहाँ इलाका चिन्हित किया गया। और सबसे पहले तो ये पता किया गया कि ये चेन कहाँ तक जा रही है और इस
इस व्यक्तियों से कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ किससे मिला, तो उसकी पूरी जानकारी जरूरी थी। तो मैं समझता हूँ सब जानकारियाँ जो ली गई उसमें लिमिटेड के लोग भी पता चल गया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक मैं समझता हूँ पोखरण के अंदर आज तक 34 ऐसे लोग मिले। और सबसे बड़ी बात कि पहला जो रोगी था इस्लामुद्दीन, वो वापस नेगेटिव हो गया। और अब तक मैं समझता हूँ 12 लोग हैं वो लगभग वापस नेगेटिव हो चुके हैं 34 में से। और लगभग दूसरे भी जो हैं जिसमें किसी प्रकार का सिम्टम नहीं है, न किसी को खांसी है, न जुकाम है, न किसी प्रकार का कुछ दिख रहा है, पर उसके बावजूद भी ऐसी जानकारी मिली तो मैं समझता हूँ सही समय पे इस चैन को रोक दिया गया है। तो इसी प्रकार राजस्थान में सभी जगह लगभग तो जहाँ जहाँ ऐसी स्थितियाँ मिली हैं तो मैं समझ सबसे मैंने जानकारी ली तो लोगों में सिम्टम कहीं नहीं दिख रहा है कि उसमें किस प्रकार की उनको दिक्कतें आ रही है। तो ये सब इस चीज़ों के अंदर जब सिम्टम कोई नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ प्रशासन को उस समय होती है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पोखरण की बात करें तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि लगभग एरिया लिमिटेड था और वो चिन्हित हो चुका है। और सबसे खुशी की बात यह है कि लोग जो पॉजिटिव थे वो लोग वापस नेगेटिव हो रहे हैं। तो वहाँ पर तमाम जो लोगों की सुविधाएं हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं हो, वहाँ कर्फ्यू के हालात में लोगों को ये महसूस भी नहीं होना चाहिए कि उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी आ रही है। या जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उन लोगों को भी फैसिलिटी सब मिलनी चाहिए। तो उनको भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमें कोई सरकार की तरफ फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो मुख्यमंत्री जी ने विशेष प्रशासन को हिदायत दी कि जो लोग संक्रमण के जरिए या कर्फ्यू हॉटस्पॉट के लोग जहाँ पर उन्हें आपने क्वारंटाइन कर रखे हैं या आइसोलेशन वार्ड के अंदर लोग हैं या जो जो कर्फ्यू के इलाके हैं उन सभी जगह लोगों को सभी प्रकार की सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाए। तो मैं समझता हूँ तमाम चीज़ें मैं सरकार की तरफ से हर तरह से पूरा प्रशासन वहाँ से लगा हुआ है। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी को जो लोग इस गंभीर बीमारी के अंदर भी लोग घर से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। राजस्थान के प्रवासी लोग बाहर रह रहे हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री से भी बातचीत की है। राजस्थान जो बाहर लोग रह रहे हैं मजदूर लोग हैं वो वापस अपने घर तक आए, क्योंकि लॉकडाउन कब तक आगे कितना बढ़ सकता है इसकी कोई जो सीमा नहीं है। देखो ये बात सही है कि आज राजस्थान के अंदर तमाम जिलों के अंदर तमाम जगह के आज सबसे ज़्यादा राजस्थान में जैसलमेर में 16,000 लोग वहाँ पर बैठे हैं जो एमपी के हैं, पंजाब के हैं और हरियाणा के हैं। वो जैसे लेबर के रूप में काम करने आते हैं और लॉकडाउन एकदम हो गया। और हर आदमी चाहता है कि इस बीमारी के अंदर या इस वायरस में हम अपने परिवार के साथ रहें। परिवार के लोग ये हमारा किसी भी कोई भी व्यक्ति चाहता होगा कि हम परिवार से हम अलग नहीं रहें। तो हर आदमी चाहता है कि मैं परिवार के साथ रहूं। तो हमने जब बीसी हुई थी बीच में तो मैं खुद बीसी में था, तो मुख्यमंत्री जी से हमने ये कहा भी था कि केंद्र सरकार से बात करें, क्योंकि इन लोगों को जब तक हम कितने दिन रख सकते हैं। और वो खुद जिस प्रकार के एक बार तो ऐसे गंभीर हालात हो गए कि लोग पुलिस के सामने भी खड़े हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब गंभीर स्थिति हो जाती है, लेकिन खाने पीने के कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रहने की, खाने की, पीने की प्रशासन द्वारा, भामाशाहों द्वारा सब तरह की व्यवस्था की जा रही है। पर हर व्यक्ति चाहता है कि मैं परिवार के साथ रहूँ। तो कल ही मुझे एक पीएमओ से जो राज्य मंत्री रहते हैं जितेंद्र सिंह जी, उनका भी एक कॉल आया था। तो मैंने उनसे भी निवेदन किया कि आप लोग जो प्रवासी लोग जो है दूसरे स्टेटों के लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों के लिए कम से कम कोई न कोई भारत सरकार को निर्णय करना होगा। क्योंकि आपने देखा बम्बई के अंदर क्या हाल हुए, दिल्ली नोएडा के अंदर क्या हालात हुए। तो ऐसे कई जगह ऐसे स्थितियाँ बनी हैं। तो वहाँ पर अब दिनों दिन जो लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन बढ़ता जाएगा, तो सहन शक्ति लोगों की खत्म हो रही है। इसलिए भारत सरकार को इसके लिए कोई न कोई निर्णय लेना होगा। तो जब तक भारत सरकार निर्णय नहीं लेगी तब तक, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, 144 धारा है, तो तमाम जो निर्देश है उनकी पालना भी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ केंद्र सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंटों को साथ बैठकर कुछ न कुछ बात करनी पड़ेगी। और ये मैं समझता हूँ लॉकडाउन और वायरस का कोई पता नहीं चलता, ये कब तक चलेगा, कितना लॉकडाउन कब खत्म होगा। तो ये जहन कि हर आदमी के जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि आप इसके लिए कोई ना कोई जल्दी कदम उठाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के अंदर महामारी नहीं भी फैले पर हर व्यक्ति अपने परिवार के पास भी। तो इसलिए चाहूँगा कि इस पर कोई कठोर कदम उठाए। राशन सामग्री तमाम ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाई जा रही है और तमाम भामाशाह भी आगे आ रहे हैं, समय समय संस्था आगे आ रही है। तो कितना कहां तक लोगों को ये सुविधा मिल रही है? देखो सबसे पहले तो मैं तमाम उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जो इस समय काम कर रहे अपने परिवार छोड़ करके। तमाम जो डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस हैं, प्रशासन है, तमाम वो अधिकारी हैं, वो रात दिन एक करके जुटे हुए तमाम कर्मचारी। और भामाशाह भी उसके साथ साथ में दिन रात काम कर रहे हैं।
तो आज भामाशाह जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर लोगों ने खुल करके अपना जो भी सहयोग कर सकते थे वो सहयोग किया है। आज कहीं भी किसी भी गांव के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर ये व्यक्ति कहीं आवाज़ नहीं उठा रहा कि मैं कहीं भूखा सो रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तमाम सरकार की तरफ से खाने पीने के लिए किराना का सामान, तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ अभी राजस्थान में ये स्थिति नहीं आई है कोई राजस्थान का कोई व्यक्ति भूखा सो रहा हो। तो अभी लगभग मैं समझता हूँ स्थिति ये भामाशाहों की वजह से, सरकार के तमाम प्रयासों की वजह से तो अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं। लोगों को किसी प्रकार की सब्जी खाने पीने की, दूध दही की कोई परेशानी नहीं आ रही है। और सरकार का आगे भी ये प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार की लोगों को कोई भी कैसी परेशानी आए तो सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी भी रही है और आगे भी इसी प्रकार सरकार लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और ज़रूरी ये है कि सरकार के जो भी लोगों से अपील की है, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग बना करके जो तमाम जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देश हैं उन निर्देशों की पालना करेंगे तो आगे भी लोगों का अच्छी पालना की और मुझे विश्वास है कि अब भी उसी तरह से पालना करेंगे। कोरोना के बचाव के लिए आम लोगों से आपकी क्या अपील है? साथ रमज़ान का महीना आ रहा है तो मुस्लिम समुदाय से क्या अपील करेंगे? देखो, तमाम जो लोग हैं समाज के मुखिया, चाहे कोई भी समाज हो, तो उनके धर्मगुरुओं और तमाम लोगों ने अपीलें भी की और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं लोगों ने उस अपील को समझा भी। और ख़ास तौर से हर आदमी जो फ्राइडे और जुम्मे की नमाज़ होती है तो हमेशा मस्जिदों में पढ़ते हैं। तो राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने तमाम धर्मगुरुओं से बात की, उनसे अपील की कि भाई ये 4 व्यक्ति से बड़ी कोई व्यक्ति नहीं आगे साथ होने चाहिए और मस्जिदों में 4 से ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ धर्मगुरुओं की बात को जनता ने समझा, तमाम लोगों ने समझा और अभी सभी जगह मस्जिदों में जो जमातें होती थी वो जमातें भी नहीं हो रही हैं, 4 से ज़्यादा लोग आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगले चांद दिखने पर रमज़ान का पाक महीना शुरू हो जाएगा, रमज़ान पाक। और इस महीने में हर आदमी जो रोज़ेदार होता है वो रोज़ेदारी तमाम उसके पालना करता है, रोज़े भी रखता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, तमाम चीज़ें नेकियां करता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आमजन से और ख़ासकर रोज़ेदारों से और मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोगों के त्यौहार भी आए थे पर लोगों ने इस कोरोना वायरस को देखते हुए कहीं न कहीं उससे दूरी बनाई और अपने घर पे त्योहारों को मनाया। तो ये रमज़ान पाक का महीना आ रहा है, तो इस महीने में मैं विशेष सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग रोज़ेदार बनो, नेकियां भी करो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ो, पर कहीं न कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग की ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो महामारी है, इस महामारी से पूरी दुनिया चिंतित है, पूरा देश, राजस्थान, हर गांव का हर व्यक्ति चिंतित है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो वायरस आया, इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि हमें अपने घरों में रहना पड़ेगा। घरों से बाहर हम नहीं निकलें और हम अपने घर में रहकर अपनी इबादत करें। इसलिए मेरी अपील है कि ये रमज़ान पाक महीना है, आप रोज़ेदार बने, आप नेकियां भी करें, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें और अल्लाह ताला परवरदिगार से ये दुआ मांगें कि हमारा पूरे देश का, पूरी दुनिया का इस वायरस से कहीं ना छुटकारा मिले, लोगों को राहत मिले। इसलिए आप जहाँ भी हो वहाँ रह कर के अपनी इबादत करें, वहाँ घर में रह के अपने रोज़े रखें, घर में रह के अपनी नेकी करें। आगे भी आप लोगों ने पूरी पालना की है और मुझे विश्वास है कि अब भी आप लोग जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी की पालना करेंगे और घर में रख करके रोज़ेदार बनेंगे। शुक्रिया। तो ये तो हमारे साथ अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रोज़ेदारों जो रमज़ान का महीना आ रहा है उसमें जो रोज़ेदार है उनसे घर में रह कर के इबादत करने की सलाह दी है ताकि अपन कोरोना से सभी लोगों को बचना है। साथ ही राजस्थान सरकार जो संवेदनशील है और उसके मंत्री भी संवेदनशील है, तो तमाम पूरे प्रदेश भर की व्यवस्थाएं वो संभाली जा रही है। कोरोना को किस तरह से ख़त्म करना है इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, साथ ही जनता सहयोग दे रही है। फिर भी जनता से यही अपील है कि सरकार और प्रशासन का सहयोग दे ताकि कोरोना को जल्द से जल्द राजस्थान से ख़त्म करें। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कोरोना वायरस से उपजे हालात और मॉडिफाई लॉकडाउन के बाद उद्योग और व्यवसाय जगत धीरे धीरे अपना कामकाज शुरू कर रहा है। हालांकि सरकारी गाइडलाइन के तहत जारी नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए उद्यमी अपने उद्योग और व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन उनके सामने मजदूरों की समस्या है तो दूसरी समस्या कच्चे माल की किल्लत है। लेकिन इसके बावजूद इनका मानना है कि धीरे धीरे ये सब व्यवस्थित हो जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर RCICI के एडिशनल महासचिव निर्मल मुद्रा से खास बातचीत की है न्यूज़ इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने।
कोरोना वायरस से उपजे हालात का असर आर्थिक और व्यावसायिक जगत पर भी पड़ा है, लेकिन अब चूंकि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो है मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कुछ क्षेत्रों में जो है औद्योगिक और व्यावसायिक जगत को काम करने की छूट दी है, और वह छूट भी कुछ निर्धारित शर्तों के अनुरूप है। लिहाजा जो फैक्ट्रीज में काम करने की जो तरीका है वह अब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है, और सामान्य हालांकि उसको गति में लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत की दौर में भी जो इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्यमी हैं उनके सामने अभी कई दिक्कतें आने लाजमी है और स्वाभाविक भी है। हम उन्हीं से ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जो औद्योगिक और व्यावसायिक जगत को शुरू करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसको वो किस रूप में देखते हैं और समझते हैं। क्या कहना है आपको, किस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको? मेरा ये मानना है सब कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में अभी इंडस्ट्रीज या किसी भी उद्योग को चालू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग जो भी सरकार द्वारा जो हमारे को गाइडलाइंस दी गई है, जो हमें सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं, जो हमारे बंदों को, हमें हमारे लेबर्स को या हमारी टीम को जो हमें एक एनवायरनमेंट दे रहा है, वो हम लोग अब अपना बना करके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें किसी तरह की कोताही ना बरतें। अब समस्याओं पे सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो वर्कर्स हैं या हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो ऑलमोस्ट या तो अपने दूर दूर अपने घरों पे जा चुके हैं, नेटिव प्लेसेस पे जा चुके हैं। कोई राजस्थान के हैं तो वो भी अपने गाँव में जा चुके हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ उड़ीसा के हैं, वो सब लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि 100% जो हमारे पास में टीम थी उसमें से करीबन 20 से 25% टीम को लेके हमें कार्य करना होगा। अब इसके सबसे साथ जुड़ी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारे सपोज कि कोई अगर स्किल्ड वर्कर है, जो काम वो वही कर सकता है और दूसरा व्यक्ति नहीं करने में वो सक्षम है, तो अब ये हो रहा है कि हमने मान लीजिए अपना प्रोडक्शन तो चालू कर दिया, लेकिन वो दूसरे स्टेज पे जाके और उस व्यक्ति के कारण, उस वर्कर के कारण वो मशीन नहीं चल पाती है, तो हमारा प्रोडक्शन फिर वहीं जाके रुक जाता है। अब इस तरीके से इस जो प्रॉब्लम्स जो अवेलेबल वर्कर्स हैं उनको धीरे धीरे ट्रेंड करके उनको स्किल्ड बढ़ा के हमारे से जो भी प्रोडक्शन रूप आ पाएगा वो आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि जो स्ट्रेंथ हमारे पास में अवेलेबल है, अगर वर्कर नहीं बढ़े तो प्रोडक्शन करना भी हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाएगा। सेकंड, अभी मशीनें हमने लगभग 1 महीने के बाद में जब चालू कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों में क्या होता है कि इनमें कई बार मेंटेनेंस की आवश्यकता भी होती है। अब मेंटेनेंस के पार्ट्स या मेंटेनेंस करने वाला व्यक्ति हमारे को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि या तो वो कर्फ्यू में है या वो अपने गांव में है या ऐसे इलाके में जहाँ से नहीं आ सकता है, पासेज नहीं है, या स्पेयर पार्ट्स की दुकानें बंद होने से हमें वो स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलने से भी हम लोग अपनी काफ़ी मशीनें चालू नहीं कर पाने की स्थिति में है। तीसरी स्थिति ये है कि अगर हमारे पास में रॉ मटेरियल है, कुछ दिनों का ही है, तो हम उतना तो प्रोडक्शन उस चीज़ का कर पाएंगे, बट फर्दर हमें अपनी मशीनें चलाने के लिए आगे से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो भी हमारे इंडस्ट्रीज़ को चलाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमने जो फिनिश गुड्स बनाया, ट्रेन्स सिर्फ एक है ना माध्यम है जो कि सर्टेन स्टेशंस के लिए गवर्नमेंट ने चालू की है, उसके द्वारा हम शायद कुछ जगहों पर माल तो भेज पाएंगे, लेकिन फिर भी हर जगह पे माल भेजना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अभी भी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं किस स्थिति में आज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले समय में इसका क्या होगा, कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, ईजी नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी, जब तक लेबर्स अवेलेबल नहीं होगी तब तक लगता है कि उद्योगों को चलाना और नहीं चलाना एक जैसा ही लग रहा है हमें। औद्योगिक और व्यावसायिक जगत की सबसे बड़ी जो समस्या है वो लेबर से जुड़ी हुई है। लेबर के अलावा भी और जो दिक्कतें हैं वो भी शुरुआती दौर में इनके सामने आ रही है, लेकिन लॉकडाउन का या कोरोना वायरस से उपजे हालात का देश और दुनिया पर जो प्रभाव पड़ा उसमें भारत एक प्रमुख रूप से उभर कर के सामने आया है विदेशी निवेशकों के लिए। इंडस्ट्रीज और उद्योग और व्यवसाय जगत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत अब उन लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह बनता जा रहा है जहां पर कि इन्वेस्ट भी सुरक्षित है और जो काम करने का जो तौर तरीका है वह भी सुरक्षित है। आप क्या देखते हैं कि यह जो एक बदलाव अब आने को दिखाई देगा आने वाले वक्त के दौरान, तो हिंदुस्तान जो है दुनिया भर में एक हब के रूप में बिजनेस और के लिए एक अच्छी जगह, पसंदीदा जगह बन सकता है? क्या कहना आपका? डेफिनेटली हिंदुस्तान का अब जो समय आएगा
वो उद्योग जगत के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अच्छा समय आने वाला है, कि मैं बल्कि ये कहूँगा कि हिंदुस्तान वापस हो सकता है कि सोने की चिड़िया की तरफ जा सकता है। उसके रिसेंटली हम उदाहरण देखें, अमेरिका जैसा देश जो कि हमारे से दवाइयाँ मंगाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और हमारे को वो ये चाहता है, या दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम अपनी जो है यहाँ की दवाइयाँ इस गहरे सदमे में, इस गहरे आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी हम स्पेशल प्लेन से यहाँ से भेज रहे हैं। तो लोगों में हमारे भारत के प्रति आस्था या हमारे प्रोडक्ट के प्रति आस्था मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव रूप में हम सभी को दिखाई दे रही है। अब चूंकि चाइना और भारत में दोनों में अगर जनसंख्या की समानता देखें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि चाइना का खौफ हर व्यक्ति के मन में है, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स या चाइना के चीज़ों को अब यूज़ करना शायद हर आदमी एक बार झिझकता है। उस तरफ अगर हम सोचते हैं तो आने वाला समय हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए आज भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गया है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की आवश्यकता, उसे खर्च करने के तरीके, उसकी ज़िंदगी जीने का जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा इतना लग्जरी नहीं होने से आज भी इंसान इस समय में अपने आप को बचा के रखा हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के माहौल में हिंदुस्तान आने वाले समय में अपने देश के प्रोडक्ट्स में, अपने यहाँ प्रोडक्शन जो कि हर चीज़ का हम लोग करते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर हम आसानी से और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के, और जो जिस जगह पे ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को उनके क्वालिटी मानकों के अनुसार बनाते हैं और वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी दुनिया के अंदर। यह है राजस्थान चैम्बर के एडिशनल महासचिव, उद्यमी है, युवा है, एक उम्मीद और आशा की किरण भी देखते हैं कि कोरोना वायरस से उपजे जो हालात है वो देश और दुनिया में जिस तरह का उसका असर पड़ा है वो खास करके उद्योग और व्यवसाय जगत प्रभावित हुआ है। लिहाजा ये भी मानते हैं कि आने वाला जो वक्त है वह हिंदुस्तान के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य को लेकर के देख रहा है। काम करने के जो स्वरोजगार की एक जो कंसेप्ट है उसको भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम है। लिहाजा यह जो वक्त है, मुश्किल भरा वक्त है, ये थोड़ा सा निकल जाएगा। उसके बाद में यह औद्योगिक और व्यवसाय जगत फिर एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ में काम करते हुए हिंदुस्तान को दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जो प्रसिद्धि जो पहले हासिल थी उसी तरह का ये माहौल देखते हैं। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कोरोना महामारी के बीच सामाजिक कार्यकर्ता और चिकित्सक भी गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। जयपुर के जेके लोन अस्पताल के बाहर इन लोगों ने होम्योपैथिक दवाइयां बांटी। ये दवा इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथी दवाइयों का मिश्रण है। होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर के.एम. पारीक और सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण तंवर दोनों ने बताया कि वो हर दिन इसी तरह शहर के अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। जब से ये वैश्विक महामारी के रूप में इसने सारे विश्व में व्याप्त हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब तक इसे लॉकडाउन के लिए कहा तो मैं अपने डॉक्टर साहब मित्र के साथ मिलकर कम से कम जब से जहाँ भी क्षेत्र की ज़रूरत होती है, जहाँ पर गरीब तबका निसहाय वर्ग इसको लेने में सक्षम होते हैं, वहाँ कैंप लगा के हमने हजारों लोगों को वितरित अभी तक की जा चुकी है। कोरोना महामारी में आ रहे मुस्लिम समुदाय के पाक रमजान महीने को लेकर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालिम मोहम्मद ने सभी मुस्लिम समुदायों से अकेले ही इबादत करने की गुजारिश की है। सालिम मोहम्मद ने कहा कि हर बार रमजान महीने में मस्जिदों में इबादत की जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की पालना करना जरूरी है, इसलिए सभी घर में रहकर इबादत करें। मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की टिप्पणी या अफवाह से बचकर रहें और कानून का पूरा सहयोग करें। खासतौर से तमाम उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्योंकि अब नया जो चांद दिखेगा, इस नए चांद से मैं समझता हूँ रमज़ान का पाक महीना शुरू हो जाएगा और इस महीने के अंदर तमाम जो सब भाई हैं वो घरों के अंदर रह के रोज़ेदार रखते हैं, नेकियां करते हैं, अपनी इबादत करते हैं। सब चीज़ें मैं समझता हूँ इस एक महीने के अंदर तमाम मुस्लिम लोग अपने घरों में रहकर काम जिस प्रकार रोज़ेदार बनते हैं, ईमानदार बनते हैं, नेकियां करते हैं। तो मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर जो कोरोना वायरस है, इस वायरस में जो लोग भयभीत हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अभी जिस प्रकार से जुम्मे के दिन जो आपकी नमाजें आप घर में पढ़ रहे हो और अभी सरकार की तरफ से 144 की धारा है, 144 धारा के अंदर कोई व्यक्ति 4 से ज़्यादा साथ नहीं चल सकते, तो आप लोगों को तमाम जानकारियाँ हैं
और मैं अब अपील करना चाहूँगा कि अब ये रोज़ों का जो महीना है, पाक महीना, रमज़ान पाक का, तो इस रमज़ान पाक के महीने के अंदर भी आप तमाम चीज़ें रोज़े रखो, रोज़ेदार बनो, नमाज पढ़ो, सब नेकियां करो, पर ख़ास तौर से इन दिनों के अंदर आपको अपने घरों के अंदर रहना होगा। जयपुर के बस्ती थाना क्षेत्र के बासखो में राज्य सरकार के निर्देशन पर मनरेगा की शुरुआत की गई। इस दौरान लॉकडाउन के बीच सभी सावधानी बरती गई। मजदूरों से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और दूरी बनाए रखने की अपील की गई। वहीं मनरेगा की शुरुआत होने से मजदूरों में खासा उत्साह भी देखा गया। जयपुरिया अस्पताल को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के विरोध पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने बयान जारी किया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि क्वारंटाइन सेंटर बनाने के मुद्दों पर विरोध किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। साथ ही कहा कि पॉजिटिव मरीजों को इलाज की आवश्यकता है और उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन करने की जरूरत है। साथ ही जोशी ने कहा कि लोग क्वारंटाइन सेंटर बनाने के वैकल्पिक स्थानों का सुझाव भी दें और ऐसे वैकल्पिक स्थान बताएं जो सरकार द्वारा चिन्हित स्थानों से ज्यादा बेहतर और सुरक्षित हो। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने व्हाइट अलर्ट पहल का समर्थन किया है, जिसके तहत 22 अप्रैल को मेडिकल स्टूडेंट देश भर में मोमबत्तियां जलाकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे। एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून को अध्यादेश के जरिए तुरंत लागू करने की मांग करते हुए व्हाइट अलर्ट का आह्वान किया है। एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से उपजे हालात के बीच डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की है। जितेंद्र सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन। 22 तारीख को ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन आईएमए की व्हाइट अलर्ट पहल का समर्थन करता है तथा एम्सा के सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करता है कि इस पहल में अपनी भागीदारी दें। जयपुर के दूदू में भामाशाहों की ओर से लगभग 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि गरीबों और जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने में खर्च की जा रही है। लोगों तक राशन किट पहुंचाई जा रही है। दूदू पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में 7,500 राशन किट का वितरण किया जा रहा है। वहीं अब तक 60,000 राशन किट का वितरण हो चुका है। 7,594 पात्र परिवारों का चयन करके उनको माननीय विधायक महोदय बाबूलाल नागर जी के द्वारा राशन की किट प्रदान किए गए। इसके लिए एक साथ 19 ग्राम पंचायतों की गाड़ियों को रवाना करवाया गया और आज द्वितीय चरण में दूदू पंचायत समिति के भेजे गए हैं। अभी एक फेज और बाकी है। टोटल मिलाकर हम 32,000 से ज़्यादा राशन किट भिजवा चुके हैं। 50,000 के लगभग हमारा दूदू खंड क्षेत्र का लक्ष्य है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6,000 हमने मास्क तैयार करवाए हैं। इनको भी अगले सप्ताह हम ग्राम पंचायतों में वितरण के लिए भेज देंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।